प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो पहले हम थ्योरम्स जानेंगे, और थ्योरम्स हमारी हैं ये 3 तरह की थ्योरम्स हैं: गाउस, स्टोक्स एंड ग्रीन्स थ्योरम। सो इन तीनों थ्योरम्स को हमें जानना है। एक्चुअली ये होता क्या है, ये आपका रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन सरफेस इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल, जो आपका लाइन इंटीग्रल होता है, एंड सरफेस इंटीग्रल होता है, ठीक है, और जो वॉल्यूम इंटीग्रल होता है। तो इन सब के बीच का जो रिलेशन होता है, ठीक, लाइन और हमारा सरफेस का क्या रिलेशन है, उसको एक थ्योरम बनाते हैं। ठीक, सरफेस का वॉल्यूम में क्या चेंजिंग है, तो उससे एक थ्योरम बनती है, और लाइन का वॉल्यूम में एक क्या रिलेशन है, उस तरह से हम 3 थ्योरम बनाते हैं। ठीक, 3 थ्योरम को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टोक्स थ्योरम। ठीक, सो देखते हैं स्टोक्स थ्योरम हमारी क्या है। स्टोक्स थ्योरम ये है, ये आपका जो सरफेस इंटीग्रल है, डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस वैक्टर। अब देखिए यहाँ एन और आपका डी एस है, तो आप चाहें तो डी एस वैक्टर यहाँ लिख सकते हैं, कोई मतलब वो नहीं है, आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन एस एफ वैक्टर एंड डॉट डी एस वैक्टर, इस तरह से। तो डी एस वैक्टर लिखिए या एन डी एस लिखिए, एन कैप यहाँ तो यूनिट वैक्टर यह है यहाँ पर, ठीक है। सो इस तरह से ये वेक्टर ही है। सो इसमें है क्या आपका कि जो सरफेस इंटीग्रल है वो किसके इक्वल आ रहा है, वॉल्यूम इंटीग्रल के। और जो एफ है, एफ की जगह आपका क्या हो रहा है, यहाँ डाइवर्जेंट ऑफ एफ हो रहा है। डाइवर्जेंट ऑफ एफ मैंने आपको बताया है, डाइवर्जेंट एफ आप कैसे निकालते हैं, तो इस तरह से आपका ये ऑपरेटर डेल और डॉट करते हैं, किसके साथ डॉट करते हैं हम, एफ के साथ, ठीक है, जो एफ आपका वेक्टर होता है उसका डॉट करते हैं। इस तरह से कर्ल की एक प्रॉपर्टी भी आएगी, तो उसमें क्रॉस हम ठीक देखते हैं वो कौन सी थ्योरम है आपकी, तो अगली थ्योरम होगी वो, ठीक है। सो हमने आपको क्या बताया है कि इसमें जो आपका सरफेस इंटीग्रल है वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम इंटीग्रल के। ठीक, ये आसान है क्योंकि ऐसे सवाल आते हैं अगर कहीं कि सरफेस इंटीग्रल का मान निकालिए, तो हम सीधे उसको वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करके और आसानी से उसका सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, सो इसी का अब यदि हम कोऑर्डिनेट फॉर्म देखें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म, तो एफ का मान हम जानते हैं कि F1i प्लस F2j प्लस F3k होता है, ये एफ हमारा। और डी एस वैक्टर हम जानते हैं dx dy, नहीं एक्स में आपका dx नहीं होता है, सॉरी। तो i मतलब इस तरह से हम देखिए आपको एक बार लिख के बताते हैं कौन सी वैल्यू होती हैं। जो आपका एफ वेक्टर होता है, एफ वेक्टर उसको आप लिखते हैं इस तरह से, F1 जो वेक्टर है, ठीक है, आई कैप प्लस F2 और आपका जे कैप प्लस F3 और के कैप। सो ये आपका होता है F4। एंड जो आप डी एस वैक्टर लिखते हैं, सो डी एस वैक्टर कुछ इस तरह से लिखते हैं, डी वाई डी जेड आई कैप, ठीक, प्लस डी जेड डी एक्स जे कैप एंड प्लस डी एक्स, यहाँ पर एक्स होगा आपका, डी एक्स एंड डी वाई एंड के कैप। सो इस तरह से ये आपका डी एस जो वेक्टर है, ये इन दोनों का यदि हम डॉट कराएंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, इसका सीधे सीधे इससे मल्टीपल हो जाएगा, आई डॉट आई 1 हो जाएगा। सो इसी को हम कह रहे थे कि आपका जो कार्टेशियन फॉर्म है, तो वो देखिए जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, तो एफ डॉट ये जो चीज़ है एफ डॉट डी एस वैक्टर, सो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक, इक्वल्स टू में आपका जो डाइवर्जेंट ऑफ एफ है, तो डाइवर्जेंट ऑफ एफ ये देखिए ऑपरेटर का एफ से कराया गया डॉट, तो ये आपका था एफ। और यदि हम ऑपरेटर की बात करें तो ऑपरेटर आपका कुछ इस तरह से होता है, डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई एंड जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड और के कैप। तो ये आपका ऑपरेटर होता है। अब इसका
और एफ़ का यदि हम डॉट कराएंगे तो क्या होगा, सीधे ये एफ़ की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर F2, यहाँ पर F3, और आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के ये आपके 1 होते जाएंगे। तो इस तरह से अगर हम इसका जो है क्या कहते हैं डाइवर्जेंट एफ निकालेंगे तो आप इस तरह से सी थ्योरम को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और डी वी की जगह हम रख सकते हैं डी एक्स डी वाई डी जेड। सो ये आपका जो है कोऑर्डिनेशन फॉर्म है, ठीक। कोऑर्डिनेट फॉर्म जो होती है आपकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म गॉस थ्योरम की, क्लियर है। सो इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। नेक्स्ट अब हम इसमें ज़रा देखते हैं आगे क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके, और एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो कि गॉस थ्योरम में निश्चित तौर पे क्वेश्चन एग्जाम में कवर किया जाता है। सो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन में ये आपका गिवन है इतना, ठीक। हमें जो है प्रूफ करना है आपका 108 जो पाई है वो आपको प्रूफ करना है, ठीक। चलिए इस क्वेश्चन को हम कवर करते हैं, यहाँ ज़रा अच्छे से समझ लेते हैं। जो आपका गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम से इसमें कहा गया है कि सिद्ध कीजिए इतना, ठीक। जो सरफेस इंटीग्रल का मान है वो 108 पाई होता है, और एस जो है वो इस गोले का पृष्ठ है, ये आपका गोला ही है, ठीक। सो अगर हम इस मतलब स्फीयर की बात करें, ये जो आपका स्फीयर है इसकी रेडियस क्या होगी, तो रेडियस जनरली आप यदि कंपेयर करें इसकी जनरल इक्वेशन से, तो जनरल इक्वेशन आपका ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस आपका वाई स्क्वायर इक्वल्स टू नॉट प्लस जेड एक्सिस का भी लेंगे जेड स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस और उसका स्क्वायर। सो रेडियस आपकी जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो इस बार यह 9 वैल्यू दी गई, इसका मतलब यहाँ 3 का स्क्वायर होगा, यानी कि रेडियस इसकी 3 होने वाली है, ठीक। चलिए सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको बाद में काम आएगी। नेक्स्ट हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड आप देखिएगा, हमें क्या करना है यहाँ सरफेस इंटीग्रल का मान निकालना है, और आर डॉट डी एस वेक्टर। सो ये आर डॉट डी एस जो है इसका हम डॉट कर देंगे वेक्टर आर का और डी एस का। सो हम आर भी जानते हैं और डी एस भी जानते हैं। आर हमें ये है, ये गिवन है आर, जो कि पोजीशन वेक्टर होता है, अच्छी तरह से आप जानते हैं, ठीक है। और डी एस वेक्टर आपका जो होता है आप वो रख सकते हैं। बट यहाँ जब आप इससे कैलकुलेशन करेंगे डायरेक्टली इसको, तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा ज़्यादा कठिन हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। सो इसलिए हम इसको वैसे नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ साफ साफ ये दिया है कि गॉस के डाइवर्जेंट थ्योरम का यूज करिए। अगर ये ना भी कहता तो फिर भी हम डाइवर्जेंट थ्योरम का यूज कर सकते थे, ठीक है। जब हमें सरफेस इंटीग्रल का मान निकालना हो तो हम उसका यूज कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि डाइवर्जेंट थ्योरम जो होती है वो सरफेस इंटीग्रल इक्वल्स टू होता है, ये देखिए थ्योरम जो है ये दी गई है, सरफेस इंटीग्रल इक्वल्स टू होता है वॉल्यूम इंटीग्रल, और यहाँ पर डाइवर्जेंट ऑफ एफ होता है। अब एफ होता है यहाँ आर है, कोई बात नहीं है, हम यहाँ डाइवर्जेंट ऑफ आर कर देंगे। आर क्योंकि यहाँ आपको दिया है, या नहीं भी दिया तो आप जानते हैं आर क्या होता है, ठीक है। यहाँ एफ गिवन होता तो कोई बात नहीं, हम एफ की वैल्यू लेते, बट यहाँ आर हम जनरली जानते हैं वो आर ही लेंगे, ठीक। सो हम जानते हैं लेफ्ट हैंड साइड हमने ये ली, लेफ्ट हैंड साइड के बाद हमने इसको बदल दिया वॉल्यूम इंटीग्रल में, क्योंकि हम थ्योरम से करें हैं, ठीक। अब वॉल्यूम इंटीग्रल हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो डाइवर्जेंट ऑफ आर निकालना है। सो डाइवर्जेंट ऑफ आर जब हम निकालेंगे तो ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कैसे आपको डाइवर्जेंट ऑफ आर निकालना है। ये आपका डेल्टा है, ठीक, डेल्टा की वैल्यू, ये आपका आर की वैल्यू है। जब इन दोनों का हम डॉट करेंगे, सो डॉट आप करेंगे तो आपको ये एक्स यहाँ पर आ जाएगा, इस ठीक है ना, थोड़ा सा इसको हम, ये एक्स आपका यहाँ पर आएगा, ये वाई आपका यहाँ पर आएगा, और जेड जो है ये आपका यहाँ पर आएगा। इस तरह से हम इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के आपका 1 हो जाएगा। सो ये आपका आएगा क्योंकि अब यहाँ पार्शियल करेंगे हम एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ वाई का वाई के रिस्पेक्ट में, जेड का जेड के रिस्पेक्ट में। सो 1 1 1 ओनली आएगा ये, ठीक। और फिर बचेगा डी बी, ये 1 1 1 3 हो जाएगा, इस कांस्टेंट वैल्यू इसको हम बाहर कर लेंगे, तो आप जैसे ही बाहर करिए यहाँ 3 हो जाएगा। और यहाँ पर बचेगा ये वॉल्यूम इंटीग्रल, इतना पार्ट जो है आपका, ठीक।
सो वॉल्यूम इंटीग्रल, अब देखिए वॉल्यूम सर स्फीयर का क्या होता है, तो स्फीयर का वॉल्यूम आप अच्छी तरह से जानते हैं, 4/3 4/3 पाई आर क्यू होता है, ये होता है। ठीक, सो इस वैल्यू की जगह आप क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे 4/3 पाई आर क्यू। अब रेडियस आपको मैंने पहले बता दी थी कि यहाँ 3 रेडियस ही इसका यूज होगा, सो आप सीधे रेडियस की जगह यहाँ 3 रख देंगे और इसको कर देंगे सॉल्व। सो देखिए ये आपने वॉल्यूम रखी, सॉल्व किया, सो 108 पाई आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक, सो क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आपने इस तरह से समझा, और ठीक है इसको हम कर देते हैं रफ। एक बार और आप इस तरह से इस पे नज़र डाल लीजिएगा क्वेश्चन पे, कैसे आपने सॉल्व किया। ठीक है, ये देखिए, सो आपको सरफेस इंटीग्रल निकालना था, और सरफेस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो 108 पाई प्रूफ करना था। आपने यहाँ पर डाइवर्जेंट थ्योरम अप्लाई की, वॉल्यूम इंटीग्रल चेंज किया, डाइवर्जेंट ऑफ आर का मान निकाला, डाइवर्जेंट ऑफ आर आ गया। इसके बाद आपने इस वॉल्यूम इंटीग्रल को 4/3 एंड पाई आर क्यू इस तरह का सॉल्व कर दिया। ठीक, नेक्स्ट एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसी के जस्ट बाद, क्योंकि यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन बिल्कुल एक आता ही आता है एग्जाम में आपके। सो आज का जो लेक्चर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो ये आपको प्रूफ करना है। ठीक, यहाँ एफ आपको ये दिया गया है AXI BYJ CZ K, और यहाँ डॉट एन कैप DS है, सो आप इसको DS वेक्टर ही लिखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एन डॉट करें। ठीक, 4/3 पाई A+B+C आपको प्रूफ करना है। यहाँ पर दिया है कि S स्क्वायर है और इस स्क्वायर का ये सरफेस है S। ठीक, सो यहाँ पर अगर हम इस स्क्वायर की बात करें तो इसकी रेडियस कितनी होने वाली है, 1 होने वाली है रेडियस। ठीक, क्योंकि यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे राइट हैंड साइड में तो आपका 1 ही आएगा। क्लियर, नेक्स्ट, अब जब हम इस सरफेस इंटीग्रल की लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो इसको हम चेंज करेंगे किसमें, डाइवर्जेंट ऑफ आर या एफ, तो इसका डाइवर्जेंट निकालेंगे। ठीक, सो इसको अगर हम f माने, ये आपकी f वैल्यू है, देखिए आप सॉल्व समझ लेते हैं। ये अगर आपका f है तो आपको डाइवर्जेंट f की आवश्यकता पड़ेगी जब आप डाइवर्जेंट थ्योरम लगाएंगे। तो थ्योरम जैसे आपने यहाँ लगाई, देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो जो f रहा आपका, इसका आपने क्या किया, यहाँ पर डाइवर्जेंट निकाला। ठीक, सो डाइवर्जेंट आपने पहले ही निकाल लिया। डाइवर्जेंट f कैसे निकालते हैं, ऑपरेटर डॉट f करके, तो ये आप इस तरह से निकाल सकते हैं। डाइवर्जेंट एफ कितना आया, A+B+C। अब ये मैं आपको निकाल के बताऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये हम पिछले लेक्चर में भी कवर कर चुके हैं। सो ये आ जाएगा यहाँ डाइवर्जेंट, इसकी जो वैल्यू आई है A+B+C, ये आप यहाँ पर पुटअप कर दीजिएगा। ठीक, सो इसकी वैल्यू आप यहाँ पुटअप करेंगे। अब ये कांस्टेंट वैल्यू इसको आप बाहर कर लेंगे, और जैसे ही इसको बाहर करेंगे तो अंदर बचेगा वॉल्यूम ओनली, ट्रिपल इंटीग्रेशन, और वॉल्यूम का साइन बचेगा। ये देखिए यहाँ वैल्यू रखी, ठीक है, डाइवर्जेंट एफ की, ये वैल्यू कांस्टेंट बाहर कर ली, और यहाँ वॉल्यूम बचा, तो अब ये वॉल्यूम है। ठीक है, तो वॉल्यूम ये किसका है, स्फीयर का, जिसकी रेडियस हमारी क्या है, 1 है। तो हम देखिए वही रखेंगे 4/3 पाई आर क्यू, आर की जगह 1। ठीक, सो इस वॉल्यूम का जो बाकी हमारा वॉल्यूम बचा वो हमने इस तरह से पुटअप किया, 4/3 पाई आर क्यू, आर की जगह हमने 1 रखा। सो इस तरह से आप, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं, यहाँ हमें सरफेस इंटीग्रल का मान निकालना है। एफ की वैल्यू दी गई है, एस उस गोले का पृष्ठ है जिसका केंद्र और रेडियस दी गई है। देखिए केंद्र दिया गया है और रेडियस दी गई है, कोई बात नहीं, एफ आपको गिवन है, आपको आवश्यकता पड़ेगी डाइवर्जेंट एफ की, क्योंकि जब इसको चेंज करेंगे गॉस थ्योरम से, तो देखिए जिसका मान निकालना है उसके इक्वल में आपने ये लिखा। अब यहाँ डाइवर्जेंट एफ क्या हो सकता है, एफ दिया गया है। ठीक, तो डाइवर्जेंट एफ सबसे पहले निकाल लेंगे। डाइवर्जेंट एफ किसने निकाला, और आया 3। नेक्स्ट आपने जब थ्योरम अप्लाई की तो ये आ जाएगा 3 यहाँ पर dB। वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का हम वही 4/3 पाई। अब क्योंकि रेडियस यहाँ 3 दी गई है, सो रेडियस का यहाँ 3 सीधे हम यूज करेंगे, और सेंटर की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, नेक्स्ट सेम ये क्वेश्चन है, डाइवर्जेंट थ्योरम से सिद्ध कीजिए कि ये आपका मान 6 भी आता है। अब देखिए यहाँ एफ, तो एफ में क्या है, ऑपरेटर के साथ दिया है, तो यानी कि यहाँ पहले हमें इसका ग्रेडियंट सॉल्व करना पड़ेगा। ये हमारा ग्रेडियंट वैल्यू। ठीक, सो आप इसको, क्योंकि यहाँ ना तो डॉट है, समझ रहे हैं, यहाँ ये केवल फंक्शन है और ये ऑपरेटर है। आप ग्रेडियंट ऑफ एफ, ये एफ है, ग्रेडियंट निकाले, ग्रेडियंट आप निकाल लीजिए। तो ग्रेडियंट में साधारण
इसका मल्टीपल होता है, ठीक है। यहाँ पर तो आई जे के फॉर्म में ही आता है ये आपका वेक्टर फॉर्म में, ठीक। सो ग्रेडियंट है ये, यही पूरा एफ कहलाएगा। इसको निकाला, ये आ गया आपकी वैल्यू, ठीक। इस वैल्यू आने के बाद आपने डी एस, ठीक, क्योंकि अब ये वेक्टर फॉर्म में आया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस डी एस को वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। और इसको वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे ज़रा देख लेते हैं। जो अच्छा डी एस, क्योंकि हमें तो थ्योरम लगानी ना, तो डी एस को क्यों लिखें हम, सीधे वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज ना कर दें इसको। देखिए तो डी एस हमने लिखना ही नहीं है यहाँ पर, सीधे हमें क्या करना है, डाइवर्जेंट ऑफ एफ और डी भी कर देना है, ठीक। 2 था, 2 बाहर कर लिया। अब यहाँ पर आपका क्या आ गया, डाइवर्जेंट इसका निकालना पड़ा। डाइवर्जेंट निकालेंगे तो आपका इस तरह से 6 आएगा, 6 कांस्टेंट रहेगा तो बाहर कर लेंगे, ये वॉल्यूम बचेगा। तो अब इसका वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम हम सीधा उसको चाहे तो वी लिख दें, क्योंकि हमें यहाँ पर इसमें कुछ ना तो रेडियस दी गई है ना कुछ दी गई है। एस क्या है, को आपका क्लोज सरफेस है, तो वी वॉल्यूम दिया गया है, ये वी वॉल्यूम दिया गया है। निकालना नहीं है कि 4/3 पाई आप लगाने लगे, सीधा इसकी जगह वी पुट अप करेंगे। सो वी रखेंगे तो 6V आंसर आपका आ जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन है, इसमें आपको ए ज़रूर यूज करना पड़ेगा, ठीक। यहाँ आपका ये एफ दिया गया है। अब देखिए ये तो यहाँ डी एस फॉर्म में नहीं है, एफ डॉट डी एस फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब ये क्या दिया, ये पूरा आपको एफ डॉट डी एस पूरी की वैल्यू दी गई है। सो इसका मतलब आपको जब इसका आई जे के फॉर्म में लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, सो एफ क्या रहेगा, एक्स आई वाई जे एंड जेड के, ये एफ रहेगा प्लस के साथ। और डी एस आप जानते हैं डी वाई डी जेड आई प्लस डी जेड डी एक्स जे प्लस डी एक्स डी वाई के। सो ये एफ डॉट डी एस दिया गया सीधे। तो हमें क्या करना है, इसका जो है आप उसी तरह से वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर दें, या इसका मैंने आपको बताया था जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म, सो उससे आप सॉल्व कर सकते हैं सीधे, ठीक है। यहाँ बस कंपेयर ये करना है F1 F2 और F3, ये वैल्यू है F1 F2 F3, सीधे यहाँ रखिए और सॉल्व कर दीजिए, ठीक। सो सॉल्व इसको आसानी से कर सकते हैं, बस पार्शियल डिफरेंशिएट और करने पड़ेंगे आप इसके। सो 1 1 1 ऐसे पार्शियल डिफरेंशिएट आ रहे हैं, बस वॉल्यूम इंटीग्रल चाहिए। तो वॉल्यूम इंटीग्रल हम रेडियस दी गई है तो हम उसी के अकॉर्डिंग 4/3 पाई ए क्यू कर देंगे, क्लियर है ना। इसी तरह से सेम ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमने आगे प्रूव भी किया था इससे पहले, तो हम इसको भी कर सकते हैं। यहाँ हमें x की लिमिट, y की लिमिट, z की लिमिट, तीनों की लिमिट हमें बराबर बराबर दी गई है, ठीक। हमें निकालना है इसका मान सरफेस इंटीग्रल का। सो सरफेस इंटीग्रल को हम वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर देंगे, ठीक। वॉल्यूम इंटीग्रल में जब चेंज करें, यहाँ लिमिट आपको दी गई है, ये f का मान दिया गया है। सो डाइवर्जेंट एफ क्या आवश्यकता पड़ेगी वो आपने निकाल लिया। डाइवर्जेंट एफ निकालने के बाद हम थ्योरम अप्लाई कर देंगे। थ्योरम अप्लाई जब आप करेंगे तो डाइवर्जेंट एफ का मान यहाँ पुटअप करिए तो ये आया। अब यहाँ से ये है कि आपको डी एक्स डी वाई डी जेड के रिस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेट। सो इंटीग्रेट करेंगे, सो एक्स वाई जेड की लिमिट आपको दी गई है यहाँ पे, ये देखो ये दी गई है, x इक्वल टू 0 to 1, y इक्वल टू 0 to 1 एंड z इक्वल टू 0 to 1। सो आप ये वैल्यू यहाँ लिमिट के रूप में ले लेंगे। अब यहाँ इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट कैसे करेंगे, पहले इस इंटीग्रेशन को इस z के रिस्पेक्ट में करिए। सो z के रिस्पेक्ट में करेंगे आप, तो ये इंटीग्रेशन का साइन और dz हट जाएगा, ठीक। सो इसका करेंगे z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट। सो 4z² माइनस वाई। अब देखिए जब यहाँ करेंगे तो आपको क्या करना है, केवल z को ही वेरिएबल मानना है, बाकी जो रहेगा वो एज अ कांस्टेंट। तो यहाँ y को एज अ कांस्टेंट माना, तो देखिए यहाँ y रखा, ठीक। और यहाँ क्योंकि z है नहीं तो z का हम इंटीग्रेट किया, मतलब z है नहीं 1 है तो 1 का इंटीग्रेट हम z कर देंगे तो y z आ जाएगा यहाँ। और यहाँ z है 4 कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे, z का z² 2 आएगा, 2 से 4 कट जाएगा ये वाला, तो आपका 2 आ जाएगा, ठीक। लिमिट यहाँ 0 to 1 हम पुटअप कर देंगे, तो ये हमारा z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। अब जो भी वैल्यू आती है फिर हम उसका क्या करेंगे, जैसे ये वैल्यू हमारी आई है, अब इसका हम इस y के रिस्पेक्ट में, और ये वाला जो इंटीग्रेशन है, ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, y के रिस्पेक्ट इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो y के रिस्पेक्ट टू करेंगे 2 सेम रहेगा, यहाँ क्योंकि y है नहीं 1 है तो उसका हम y इंटीग्रेशन कर देंगे, माइनस y का इंटीग्रेशन हमारा y² 2 हो जाएगा, क्लियर। इसकी लिमिट हम रख देंगे, सो हमारा ये इंटीग्रेशन और हमारे ये जो dz है ये सॉल्व हो जाएगा।
नेक्स्ट हम जो वैल्यू आती है फिर उसका एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। सो इसका एक्स के रिस्पेक्ट, इस फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन जो होगा वो आपका आ जाएगा, लिमिट पुट अप करेंगे सो आपको 3/2 ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, क्लियर है ना। नेक्स्ट ये आपका जो है ये सीधे सीधे इसमें दिया गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में, तो आप उस तरह से कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट तो ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम ये इसी तरह का सेम क्वेश्चन जो अभी मैंने जस्ट आपको समझाया है, लिमिट 0 to 2 दी गई है, सेम वही क्वेश्चन है। क्लियर है ना। नेक्स्ट अब हम समझते हैं नेक्स्ट थ्योरम। सो नेक्स्ट थ्योरम हमारी है स्टोक्स थ्योरम। सो स्टोक्स थ्योरम में हमें क्या जानना है कि यहाँ पर आपका जो लाइन इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल चेंज होता है सरफेस इंटीग्रल में, और सरफेस इंटीग्रल में क्या है कि कर्ल के साथ चेंज होता है, कर्ल एफ और डॉट डी एस। तो ये आपका वेक्टर है और डी एस भी वेक्टर है, दोनों का डॉट यहाँ किया गया है। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है स्टोक्स थ्योरम के लिए। कभी कभी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गॉस और स्टोक्स या ग्रीन थ्योरम की स्टेटमेंट लिखिए, तो स्टेटमेंट आपको ऐसे लिखना है, मान लिया कि एफ कोई क्या है, आपका एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। ठीक, और जो है आपका वो कुछ एरिया है जो कि सी के अकॉर्डिंग क्या है, पूरा क्लोज है, घिरा हुआ है। तब आप ये इस तरह से एक दो लाइन लिख के आप ये जरूर लिखना है। ठीक, स्टेटमेंट में। नेक्स्ट इसका कार्तीय फॉर्म मतलब वही कार्टेशियन फॉर्म लिख लिया, यहाँ कर्ल एफ निकाल लिया और एफ डॉट डी आर। सो चलिए इसको खैर आवश्यकता नहीं है आपको लिखने की। क्वेश्चन समझिए सीधे, स्टोक्स की प्रमेय से आपको लाइन इंटीग्रेशन का मान निकालना है, जहाँ पर एफ का मान दिया गया है, सी त्रिभुज की परिसीमा है। अब देखिए त्रिभुज की परिसीमा जिसके शीर्ष दिए गए हैं, शीर्ष ज़रा ध्यान से लेंगे हम, क्या है 0 1 0 0 1, यानी ये तो मूल बिंदु है। ठीक, 1 0 0 यानी एक्स एक्सिस पे हम 1 चले, यहाँ पर 1 1 0 यानी कि एक्स पे 1 वाई पे 1। ठीक, और जेड पे हमें कुछ नहीं चलना है, जेड 0 है, कहने का मतलब 2 डायमेंशन का आपका त्रिभुज बनेगा। ठीक, सो चलिए हम इसको जरा जान लेते हैं। जब हमें इसका स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करनी है, तो हम किस में चेंज कर देंगे, इसको सरफेस इंटीग्रल के कर्ल में चेंज कर देंगे। यानी ये जो अभी अब जस्ट हमने ये थ्योरम पढ़ी है, सो ये लाइन इंटीग्रेशन का मान निकालना है, इसमें हम चेंज कर देंगे। हमें ज़रूरत पड़ेगी कर्ल एफ की। सो एफ हमें दिया गया है, हम उसका कर्ल निकाल लेंगे। ठीक, देखिए ये आपका क्वेश्चन कहाँ गया भाई, नहीं ये नहीं है, नीचे आते हैं हम, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका ये है और इसमें हमें आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि हमें, ठीक है, इसका मान निकालना है। एफ हमें गिवन है और ये हमें पॉइंट भी गिवन है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें सबसे पहले कर्ल एफ निकाल लेना है। कर्ल एफ आप जानते हैं कैसे निकालना है। ठीक, सो कर्ल एफ के आपका ये आया इतना। ठीक, आई का पार्ट इसमें है नहीं। कर्ल एफ निकालने के बाद अब देखिए ये जो कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, इन चीज़ों को आपको नहीं लिखना है, आप सीधा चित्र देखिए। चित्र जब बनाएंगे तो यहाँ 0 0 0 जेड एक्सेस आपको लेना नहीं, 2 एक्सेस में बनना है, तो 0 0, यहाँ 1 0 और 1 1 ये पॉइंट दिए गए हैं। ठीक, सो हमें इसका क्या करना है, हमें निकालना है लाइन इंटीग्रल, यानी कि लाइन इंटीग्रल को हम सरफेस इंटीग्रल में चेंज करेंगे, तो अब ये सरफेस हमें ये पूरा निकालना पड़ेगा। ठीक, सो सरफेस के लिए हमने क्या किया, आपका जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें लाइन इंटीग्रल निकालना था, लाइन इंटीग्रल ये हमारा, और हमने सरफेस के लिए ये अप्लाई किया। कर्ल एफ आपने निकाल लिया, कर्ल एफ का मान ये रहा, डी एस वेक्टर। अब डी एस वेक्टर आप क्या लेंगे, तो डी एस वेक्टर में आपको क्या करना है, यहाँ जेड एक्सिस कुछ दिया नहीं गया ना, जेड एक्सिस कोई लिमिट है, तो आपको केवल आई का जो वेक्टर है वो लेना है। ठीक, यानी आई और साथ साथ जे भी लेना है, के बस नहीं लेना है आपको, क्योंकि जेड की लिमिट यहाँ गिवन नहीं है, जेड एक्सिस पे कुछ चलना ही नहीं है, वो वेक्टर 0 है। ठीक, सो यानी कि आपको डिपेंडेंट वो जो वेरिएबल हैं वो एक्स और वाई मानने हैं, तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सो यहाँ पर आपको डी एस केवल आई में लेना है। ठीक, सो डी एक्स और डी वाई इस तरह से आप ले लेंगे। क्लियर है। सो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, एक बार करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो ये वाली लिमिट लेंगे और dy ये हट जाएगा। फिर जो वैल्यू आती है फिर हम उसको इस इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग x के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन का कर देंगे इंटीग्रेट। क्लियर। सो यहाँ देखिए ज़रा किया गया है किस तरह से, x का
हमें क्योंकि यहाँ y के रिस्पेक्ट में करना है तो x एज अ कांस्टेंट, x सेम रहा, y यहाँ है नहीं 1 है तो 1 का हम कर दिए y माइनस y का करेंगे तो y स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन का। ठीक, 2 कांस्टेंट था बाहर रख लिया, लिमिट रख देंगे 0 to x, ये y की लिमिट जो 0 to x है वो पुटअप करेंगे। ये लिमिट रखने के बाद आप जो भी वैल्यू आती है उसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे, वैल्यू आई आपके फंक्शन की वैल्यू ये, इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे हम इंटीग्रेशन और लिमिट लेंगे 0 to 1। ठीक, क्लियर है? सो अब यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये रही है कि यहाँ पर आपका y इक्वल्स टू 0 to x लिमिट ली गई है यहाँ पर, और यहाँ x इक्वल्स टू 0 to 1 लिमिट ली गई है, तो क्या ऐसा सही है? ज़रा लिमिट को बस समझ लीजिए। तो ये है हमारा x एक्सिस, और x एक्सिस की लिमिट हमारी रहेगी 0 to 1। थोड़ी सा हम इसको, ये हमारा x एक्सिस है, x में हमारी लिमिट है 0 to 1, y की जो लिमिट है, y की लिमिट हमारी होने वाली है 0 to, ये तो 0 है, y हम यहाँ कितना कवर किए, तो ये तो 1 डिस्टेंस है ना, तो 1 डिस्टेंस 0 to 1 ही लिमिट लेंगे हम। ठीक है, y की लिमिट भी हमारी 0 to 1 ही है, तो 0 to x नहीं आप कह के यहाँ 0 to 1 रखिएगा, तब जाके आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। थोड़ा सा ये है कि हम जो है यहाँ x भी लिमिट रख सकते हैं, समझ रहे हैं, या 0 to 1 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, नेक्स्ट स्टोक्स थ्योरम से आपका सेम ये है, इसका मान निकालना है, ये आपका जो है क्या है, सॉरी ये आपका लाइन इंटीग्रल है। ठीक है, लेकिन ये आपका जो है वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया गया है, सीधा ये f है। ठीक है, f का मतलब ये होगा, ये i के साथ आएगा, और ये वाला j के साथ, ये वाला पार्ट k के साथ, और dx dy dz है, ये dr है। ठीक है, i j k के साथ, समझ रहे होंगे आप। सो ये सीधा क्या दिया गया, f डॉट डी आर की वैल्यू दी गई है। सो f डॉट डी आर स्टोक्स थ्योरम से आपको दी गई है। अगर इसको आप चाहेंगे सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर देंगे, सरफेस इंटीग्रल में चेंज करने के बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी कर्ल एफ की, सो कर्ल एफ आप निकालेंगे। ठीक, और उसको करेंगे सॉल्व। सो देखिए कर्ल एफ निकाला, उसको किया गया सॉल्व, तो एफ के साथ हमें, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है कि डी जेड जो है वो यहाँ पर बनेगा नहीं। देखिए ज़रा क्यों नहीं बनेगा, देखिए जेड एक्सिस यहाँ पर दिया गया ही नहीं है ना, जो वृत्त बन रहा है तो वृत्त हमारा एक्स वाई एक्सिस में ही बनता है ना, तो डी एस जो हम लेंगे वो डी एक्स और डी वाई लेंगे। सो देखिए यहाँ पर डी एस जो लिया गया है वो ओनली डी एक्स और डी वाई लिया गया है, क्लियर है ना। चलिए, सो ये हमारा रहा स्टोक्स थ्योरम। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें ग्रीन थ्योरम की, तो ज़रा ग्रीन थ्योरम क्या है वो भी देख लेते हैं। ग्रीन थ्योरम के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं। ठीक है, ग्रीन थ्योरम से नहीं आते हैं क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा आते हैं आपके गॉस थ्योरम से या स्टोक्स से भी पूछ लिए जाते हैं, जबकि गॉस थ्योरम इम्पॉर्टेंट, पहली जो थ्योरम मैंने आपको बताई उसमें क्वेश्चन एक टाइप का आना ही आना है आपका। ठीक, यहाँ पर देखिए जो आपकी ग्रीन थ्योरम है, ग्रीन थ्योरम इन अ प्लेन जो है वो इस तरह की थ्योरम होती है, f1 dx प्लस f2 dy फॉर्म में है, और जो कर्व इंटीग्रल का मान है वो एजा जो एक रीजन है, इस तरह से रीजन क्षेत्र में डबल इंटीग्रेशन dx dy ये आप लिखते हैं। ये थ्योरम का स्टेटमेंट बस याद रखिए, और इसमें क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। ठीक है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में इस तरह का आपको दिया गया हो तो आप उसको इस तरह से चेंज कर देंगे, उसको इंडिकेट कर देंगे 2 बार। ठीक, एफ आप अच्छी तरह से जानते हैं, f1 f2 दो फंक्शंस होंगे, और f1 dx f2 dy। सो ज़रा एक क्वेश्चन समझ लीजिए, बाकी इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। ग्रीन थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें देखिए ये f1 dx प्लस f2 dy इसका मान निकालना है, जहाँ c क्या है, एक आयत है, आयत से घिरा हुआ एक रीजन है, उसमें शीर्ष दिए गए हमें आयत के। ठीक है, 0 0 यानी ये तो मूल बिंदु है, पाई 0 यानी ये एक्स एक्सिस पे आगे बढ़ेगा, पाई पाई बाई 2 एंड 0 पाई बाई 2। ठीक, 4 शीर्ष दिए गए हैं। सो हम लिमिट जब यहाँ कंसिडर करेंगे एक्स के लिए, तो एक्स की लिमिट हमारी रहेगी 0 से पाई, एक्स की जो हमारी लिमिट रहेगी 0 से पाई रहेगी, और जो वाई की लिमिट रहेगी वो हमारी 0 से पाई बाई 2 होने वाली है लिमिट, ये देखिए। ठीक, बस ये लिमिट हम ले लेंगे, चेंज कर देंगे इसको, जो आपका थ्योरम है,
थ्योरम क्या है आपका, जो इसका मान है वो हम इस तरह से लिखें, डबल इंटीग्रेशन, ये हमारा रीजन है कोई, ठीक, डेल बाई डेल एक्स यहाँ पर आपका जो F2 माइनस डेल बाई डेल वाई यहाँ पर F1 और dx dy, ये सेम इस थ्योरम से अप्लाई किया हमने, जो आपका F1 यहाँ है और F2 यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर डेल F2 बाई डेल एक्स माइनस डेल F1 बाई डेल वाई, एंड ब्रैकेट में इसको बंद करेंगे dx dy, ठीक। सो इसी तरह से हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल में राइट हैंड साइड को चेंज किया बाय ग्रीन थ्योरम, और आप जानते हैं अब यहाँ हमें पार्शियल करना है F2 का और F1 का यहाँ पार्शियल करना है, ठीक, और यहाँ F2 का x के रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ F1 का y के रिस्पेक्ट में, इन दोनों के पार्शियल करके हम सॉल्व करेंगे। पार्शियल करने के बाद फिर हमें इंटीग्रेशन करना है, तो ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे पहले इस dy के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, फिर ये इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, जो वैल्यू आएगी उसका, ठीक। सो ठीक है, इस तरह से मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया, कैलकुलेशन आपकी ये दी गई है, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको आप समझ सकते हैं, या बुक्स भी आपके पास अवेलेबल तो होगी ही, तो उससे क्वेश्चंस आप समझ लीजिएगा, ठीक। चलिए, सो ये आपका था ग्रीन स्टोक्स थ्योरम, और जो कि नेक्स्ट अब जो आगे रहेगा चैप्टर, तो आगे के चैप्टर में हम आपको बताएंगे जो है, देखते हैं कौन सा चैप्टर है, ये तो खैर लाप्लास है, लेकिन लाप्लास बताने से पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपका बीटा गामा फंक्शन पहले पढ़ा दिया जाए, ठीक, इसके बाद आपको लाप्लास जो है रूपांतरण पढ़ाएंगे, ठीक। सो एक दो लेक्चर और हमारे कवर होंगे जो बीटा गामा फंक्शन में, और उसके बाद हम लाप्लास कवर करेंगे, तो फिर आपका जो है सिलेबस कंप्लीट होगा। सो मैक्सिमम अभी कम से कम हमारे 7 से 8 लेक्चर तो आने ही हैं, तब जाके आपका सिलेबस कवर होगा, ठीक। सो प्रिपरेशन आप रखिए और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, ठीक। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।